हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजीव एंड वेलकम टू रेस विथ राजीव। डिस्कस करेंगे आज मुग़ल डायनेस्टी के सेकंड पार्ट का। इससे पहले के पार्ट में हमने मुग़ल डायनेस्टी के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बाबर के बारे में बहुत सारी बातें किया था। आई होप कि आपको वो सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कुछ प्रॉब्लम्स के कारण कंटिन्यूस वीडियो नहीं आ पा रही है, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुग़ल डायनेस्टी के सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हुमायूं के बारे में। इससे पहले के टॉपिक में हमने बाबर के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी बातें जो थी जिससे क्वेश्चन पूछता है बाबर के बारे में। देखा जाए तो 14 जनवरी 1484 ईस्वी को बाबर का जन्म होता है। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना के सूबेदार हुआ करते थे। बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खान था और इसकी दादी जो थी जिससे बाबर को संपत्ति प्राप्त हुई थी, उनका नाम था बेगम दौलत बेग, एहसान दौलत बेग इनका नाम था। बाबर जो था भारत में मुग़ल डायनेस्टी की स्थापना करता है। मुग़ल डायनेस्टी को ही एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम चगदाई डायनेस्टी भी कहते हैं। यह जब भारत आता है तो भारत आने से पहले 1519 से पहले ये कुछ लड़ाइयाँ लड़ता है, लेकिन वो सारी लड़ाइयाँ इसकी विफल हो जाती हैं। मतलब कि ये लड़ाइयाँ तो लड़ता है और साम्राज्य को जीतता भी है, लेकिन वहाँ पर ये शांति कायम नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो सारे विजित राज्य इसके हाथ से निकल जाते हैं। ये जब फरगाना का शासक बनता है तो उसके बाद यह सरहिंद का युद्ध समरकंद का युद्ध लड़ता है, उसके बाद काबुल का युद्ध लड़ता है, फिर गजनी पर भी आक्रमण करता है और अंततः ये सब कुछ हार जाता है। लास्ट में ये जाता है और पाकिस्तान के बाजौर पर आक्रमण करता है 1519 ईस्वी में, और वहाँ पर ये घेरा का किला गिराने के लिए सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया। इसके बाद दिल्ली शासक इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी और महमूद लोदी बाबर को निमंत्रण देते हैं और बाबर 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के खिलाफ युद्ध का ऐलान करता है और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को लड़ा जाता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। और इसी युद्ध में बाबर प्लानिंग करता है इंडिया में रहने के लिए, क्योंकि इसके पहले देखा जाए तो बाबर के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचा हुआ था। उसके बाद सेकेंड युद्ध लड़ता है, जिसको हम चौसा का युद्ध कहते हैं। चौसा का युद्ध ये राणा सांगा के साथ लड़ा। उसके बाद ये खानवा का युद्ध लड़ता है, फिर बाद में ये घाघरा का युद्ध लड़ता है। लड़ते लड़ते ये अपना पूरा जीवन लड़ाई में ही समाप्त कर लेता है। 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो हुमायूं होता है। हुमायूं जो था 1530 ईस्वी को गद्दी संभालता है दिल्ली का, और बाबर के निर्देशानुसार ये क्या करता है कि अपने साम्राज्य का बंटवारा कर देता है, जो कि इसके लिए एक कमज़ोर पॉइंट बनता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं एक्चुअली में बाबर का ही उत्तराधिकारी था, बाबर का ही बेटा था। बाबर के कुल 5 संतानें थीं, जिसमें हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल 4 भाई थे, और एक बाबर की बेटी थी जिसका नाम गुलबदन बेगम था। तो हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हुमायूं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि स्टार्ट करेंगे कि हुमायूं की कौन कौन से वीक पॉइंट थे जिसके कारण हुमायूं भारत में लंबे समय तक अपना जगह नहीं बना पाया था, और जो भी युद्ध लड़े थे वो सारे युद्ध ये हार गया था। अंततः ये निष्कासित जीवन जीता है और करीब 15 सालों तक निष्कासित जीवन जीता है। इसके बाद वो फिर से भारत की ओर रुख करता है और लास्ट में ये दिल्ली की गद्दी को पा भी जाता है। तो देखते हैं कि कौन कौन से इसके वीक पॉइंट थे। हुमायूं के जो भाई बहन थे पहले उसको देख लेते हैं। तो हुमायूं के 4 भाई थे। पहला कमरान, अस्करी, हिंदाल और एक खुद हुमायूं था। 4 भाई ये हो गए। एक इसकी बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, गुलबदन बानो बेगम। गुलबदन बानो बेगम। गुलबदन बानो बेगम एक्चुअली में प्रसिद्ध क्यों है, इसका नाम लिया क्यों जाता है? इसने कुछ काम नहीं किया था। इसने अपने भाई हुमायूं की जीवनी का एक किताब लिखा, जिसको हम हुमायूं नामा के नाम से जानते हैं, और उसी के लिए गुलबदन बेगम का नाम इतिहास में दर्ज किया गया।
तो हुआ क्या कि बाबर के निर्देशानुसार हुमायूं क्या करता है कि अपने राज्य का बंटवारा करता है। कमरान, अस्करी, हिंदाल को क्या करता है, अपने राज्य बांट देता है। हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले ये बांदा का क्या हुआ करता था, सूबेदार हुआ करता था। जब बाबर की मृत्यु होती है तो वो दिल्ली की गद्दी संभालता है और अपने राज्यों का बंटवारा कर देता है। तो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी पहली जो निकल के आई वो था अपने राज्य का बंटवारा, अपने राज्य का बंटवारा। दूसरा था धन की कमी। धन की कमी के कारण के कारण ये बहुत ही अच्छा सेना स्थापित नहीं कर पाया था, मतलब इसके पास बेहतरीन सैनिक नहीं थे, धन की कमी थी। तीसरी बात करें तो बाबर ने कंप्लीटली अफ़गानों का सफाया नहीं किया था, तो अफ़गान बचे हुए थे, अफ़गान बच गए, जिसमें महमूद लोदी बचा हुआ था, अफ़गान बच गए थे। कुछ राजपूत भी बचे हुए थे, राजपूत भी बचे हुए थे, और यही सब इसके लिए बाद में सरदर्द बन गए। तो ये तो इसके माइनस पॉइंट थे कि इसके पिता जो बाबर थे जिंदगी भर लड़ाई करते रह गए, धन इकट्ठा नहीं कर पाए, जिसके कारण धन की कमी थी, और धन की कमी के कारण ये अपने सेनाओं का या अपने सैनिकों का अच्छे तरीके से भरण पोषण नहीं कर पाता था, जिसके कारण इनके सेना को अच्छा पोषण नहीं मिलता था और साथ ही साथ उनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल पाती थी, जिसके कारण ये अधिकांशतर युद्ध को हार जाता था। अगला, अपने राज्य का बंटवारा कर दिया। जब किसी भी राज्य का सीमा बहुत छोटा होता है तो वह एक तरीके से अपने आप को कमज़ोर ही समझता है, और जो अन्य इसके विपक्ष होते हैं वो भी क्या इसको कमज़ोर समझते हैं और हमेशा इसके ऊपर नज़रें टिकाए रहते हैं, कब मौका मिले कब इनको निपटा दें। अफ़गान बच गए थे और अफ़गान से ही यह हारा। शेर शाह सूरी की बात हम करेंगे। कुछ राजपूत बचे हुए थे, वो भी इसके लिए सरदर्द बने हुए थे। राजपूत की बात करें तो मेवाड़ के राजा राणा सांगा को तो हराया था, लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी थे वो बचे हुए थे। तो ये सब इसके क्या थे, माइनस पॉइंट थे। अब आगे बढ़ते हैं और हुमायूं के राज्याभिषेक से लेकर इसके कुछ अभियान को देखते हैं जहां से क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं हुमायूं के राज्याभिषेक। हुमायूं का राज्याभिषेक होता है 1530 ईस्वी में। राज्याभिषेक, इसका राज्याभिषेक 1530 ईस्वी में होता है। ये अपने पिता के साथ, बाबर के साथ सबसे पहली लड़ाई पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ चुका था। तो हम कह सकते हैं कि इसके जीवन का पहला युद्ध, जीवन का पहला युद्ध ये 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ता है। इसकी मृत्यु कालिंजर अभियान के दौरान हो जाती है, उसको हम बाद में देखेंगे। कालिंजर अभियान के बाद इसकी मृत्यु नहीं होती है। राजा बनने के बाद, मतलब कि राज्याभिषेक होने के बाद, या आप कह सकते हैं कि गद्दी पर बैठने के बाद, गद्दी पर बैठने के बाद पहला युद्ध, गद्दी पर बैठने के बाद पहला युद्ध कालिंजर अभियान। कौन सा युद्ध किया या कौन सा अभियान किया? तो कालिंजर अभियान करता है 1530 ईस्वी में। कालिंजर अभियान 1530 ईस्वी। अपने राज्याभिषेक के बाद इसकी पहली लड़ाई कालिंजर युद्ध होता है, और अपने जीवन की पहली लड़ाई पानीपत का प्रथम युद्ध अपने पिता बाबर के साथ 1526 ईस्वी में लड़ता है। अब कालिंजर अभियान करता है और कालिंजर अभियान को ये जीत जाता है। इसके बाद इसको भनक लगती है कि बंगाल जो है काफ़ी समृद्ध राज्य है,
तो ये बंगाल चला जाता है, यानी कि ये बंगाल की ओर कूच करता है। बंगाल कूच करने का मतलब होता है अभियान करना, कि मतलब किसी भी राज्य पर अगर कोई राजा आक्रमण करता है तो उसको कहते हैं कि उस साइड में वो क्या करता है, कूच करता है। तो ये बंगाल अभियान करने निकला था। तो अगर हम बात करें बंगाल अभियान की, तो ये बंगाल की ओर तो पहुंचता तो है, लेकिन जब ये बंगाल पहुंचता है तो बंगाल जाने के बाद इसको पता चलता है कि बंगाल तो कंगाल है। और ये जब बंगाल से लौटता है तो यहाँ पर बिहार में वह भिड़ जाता है चौसा के युद्ध में। मतलब कि यहाँ पर उस समय शेर खान शासन करता था। शेर खान जो था वो एक अफ़गान राजा था, एक अफ़गानी था, और उसका शासन कहाँ पर चलता है, बिहार में। तो बंगाल से लौटते वक्त ये किससे टकराता है, शेर खान से। कब टकराता है, 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में ये चौसा का युद्ध लड़ता है, चौसा का युद्ध। अब एक चीज़ यहाँ पर समझिए, इसके पिता जो थे बाबर ने तुगलुमा नीति से लड़ाई लड़ा था, और साथ ही साथ रोमानिया पद्धति का यूज करके उसने तोपों को सेट किया था, जिसके कारण वो अपने चारों युद्ध 4 साल लगातार जीतता चला गया। जब हुमायूं चौसा का युद्ध लड़ने जाता है तो वो जिस जगह पर ये युद्ध लड़ता है उसको वहाँ के भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी। उस समय गंगा नदी अपने उफान पर थी, और जब यह चौसा का युद्ध लड़ता है तो वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। जो वहाँ के स्थानीय शासन शेर खान था वह वहाँ की भौगोलिक स्थिति से खूब अच्छे तरीके से परिचित था, लेकिन हुमायूं और उसकी सेना वहाँ की बाढ़ की स्थिति से परिचित नहीं थी, जिसके कारण वह सही ढंग से वहाँ पर लड़ाई नहीं लड़ पाता है। और अंततः हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए उस बाढ़ के उपनाती हुई नदी में कूद जाता है, और वो वहाँ से बहते हुए निकल जाता है। तो यहाँ पर वो चौसा का युद्ध लड़ता है, और चौसा के युद्ध में हुमायूं जो होता है पराजित हो जाता है। चौसा का युद्ध में हुमायूं पराजित होता है। और यह युद्ध लड़ा किसके साथ गया, जो चौसा का युद्ध लड़ा गया था ये शेर खान के साथ लड़ा गया था। शेर खां वर्सेस हुमायूं, शेर खां वर्सेस हुमायूं। और इसमें हुमायूं की हार हो जाती है। इसमें क्या होती है, हुमायूं की हार हो जाती है। इसके बाद अगला युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ता है, 1540 ईस्वी। और 1540 ईस्वी में ये कन्नौज का युद्ध लड़ता है। कन्नौज का युद्ध, या फिर इसी को बिलग्राम भी कहते हैं। कन्नौज युद्ध या बिलग्राम युद्ध, बिलग्राम युद्ध। एक चीज और बता दें कि चौसा के युद्ध शेर खान के द्वारा जीतने के बाद यहीं पर शेर खान जो था शेर शाह सूरी अपना नाम क्या रखता है, शेर शाह सूरी रखता है, यानी कि वो सूरी की उपाधि धारण करता है। और यहाँ पर शेर खान अपना नाम शेर शाह सूरी रख लेता है, शेर शाह सूरी। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खान सूरी वंश की स्थापना करता है और सूरी उपाधि धारण करता है। जो अगला युद्ध लड़ा गया 1540 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, ये युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा जाता है। शेर शाह सूरी और हुमायूं। इस युद्ध में हुमायूं फिर से बुरी तरह पराजित होता है, और यहाँ से जब वो पराजित होता है तो उसकी काफ़ी क्षति होती है। मतलब कि उसके काफ़ी सेना मारे जाते हैं, इसका काफ़ी धन नष्ट हो जाता है, जिसके कारण यह अपनी गद्दी को संभालने में असमर्थ होता है, और वह दिल्ली छोड़कर क्या होता है, वहाँ से चला जाता है। दिल्ली पर और आगरा पर पूर्ण रूप से शेर शाह सूरी का अधिकार हो जाता है, और यहाँ से हुमायूं क्या होता है, चला जाता है। हुमायूं यहाँ से निकलता है और अमरकोट के राजा वीर शाल के यहाँ जाकर शरण लेता है, लेकिन
वहाँ पर वो अपना लंबा समय व्यतीत नहीं कर पाता है। अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को वीर साल जी के यहाँ पर छोड़कर वहाँ से वो अफ़गानिस्तान चला जाता है और करीब 15 सालों तक निष्कासित जीवन व्यतीत करता है। तो अगला चीज़ हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि मतलब क्या करता है। अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ शरण लेता है। अमरकोट के राजा अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ शरण लेता है। वीर साल के यहाँ क्या लिया? शरण लिया। अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ पर शरण लेता है। यहाँ पर वो अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर वो अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को यहाँ पर छोड़ देता है और फिर निष्कासित जीवन जीने लगता है। हमीदा बानो बेगम को यहाँ पर छोड़ देता है और अफ़गानिस्तान चला जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1540 में यह अफ़गानिस्तान चला जाता है। 1540 ईस्वी को ही ये कन्नौज का युद्ध हारा था। उसके बाद ये कहाँ चला जाता है? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान चला गया और 15 वर्षों तक निष्कासित जीवन जीता है। 15 वर्षों तक निष्कासित जीवन जीता है। निष्कासित जीवन व्यतीत करता है। 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से मुगल वंश का या भारत का महान बादशाह अकबर का जन्म होता है। तो 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है। अकबर एक्चुअली में इसका नाम अकबर नहीं था, अकबर नाम से ये फेमस है। अकबर इसको नाम यहाँ की उसकी जनता ने उसको यह नाम अकबर दिया था। अकबर का जन्म कब होता है? 1542 ईस्वी में। क्लियर है ये बातें? तो देखिए 1540 ईस्वी में एक्चुअली में होता क्या है कि डायरेक्ट वहाँ से मतलब कह सकते हैं कि 1540 ईस्वी में ये बिलग्राम का युद्ध हारा था और फिर वो अफ़गानिस्तान चला गया। अब आप कहेंगे 1540 में वो अफ़गानिस्तान गया, 1542 में अकबर पैदा हुआ, 2 साल तो वो अपनी माँ के पेट में रहेगा नहीं। एक्चुअली में वो 1540 में नहीं गया था, ऐसी बातें लिखी गई हैं। वो वहाँ पर रुक कर कुछ समय बिताकर वो वहाँ से जाता है। एक्चुअली युद्ध लड़ने के बाद कोई भी राजा होता है वो काफ़ी घायल हो जाता है। वो इस स्थिति में नहीं होता है कि वो बहुत लंबी दूरी तय कर पाए, है ना। तो ऐसी बातें नहीं है कि 1540 में वो अफ़गानिस्तान जाता है और 1542 में अकबर जन्म लेता है। आगे बात करें 1540 से लेकर 1555 तक यह एक निष्कासित जीवन और घुमक्कड़ों वाला जीवन व्यतीत करता है। इस बीच 1555 ईस्वी में शेर शाह सूरी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। एक्चुअली में शेर शाह सूरी की कोई आकस्मिक मृत्यु नहीं होती है। वह कालिंजर अभियान के दौरान मशीन गन चला रहा था। उस टाइम मशीन गन होता था नहीं, उस समय किसी प्रकार का एक शस्त्र होता था, वो उसी को चला रहा था और वह जाकर कालिंजर के किले से टकराकर वापस उसी के पास आकर गिरा और विस्फोट में शेर शाह सूरी मर जाता है। शेर शाह सूरी के मरने के बाद इसका बेटा इस्लाम शाह जो होता है दिल्ली का शासक बनता है, लेकिन शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह की भी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। और जब यह बात पता चलता है हुमायूं को, तब वो इस बात का अंदाज़ा लगा लेता है कि अब दिल्ली में काफ़ी कमज़ोर शासक बचे हैं, अगर अब हम आक्रमण करते हैं तो शायद दिल्ली अपने हाथ में ले सकते हैं। तो 1555 ईस्वी को
यह मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है। 1555 ईस्वी को मच्छीवाड़ा हरियाणा में पड़ता है और हरियाणा के स्थानीय शासक से यह युद्ध लड़ता है और इस युद्ध में वो विजयी होता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध। इसमें हुमायूं क्या होता है? विजयी होता है। हम यहाँ कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है? हुमायूं विजयी होता है। हुमायूं विजयी हुआ। इसमें क्या होता है? हुमायूं विजयी हो जाता है। पंद्रह सौ 55 में मच्छीवाड़ा का युद्ध जीतने के बाद, एक्चुअली में हरियाणा नहीं लुधियाना होगा, लुधियाना में पड़ता है, लुधियाना। 1555 में सरहिंद का भी युद्ध लड़ता है और इस युद्ध में भी क्या होता है? हुमायूं विजयी होता है। 1555 ईस्वी में यह सरहिंद का युद्ध लड़ता है। सरहिंद चंडीगढ़ में पड़ता है। सरहिंद चंडीगढ़ में पड़ता है। सरहिंद का युद्ध लड़ा। इस युद्ध की खासियत थी कि इस युद्ध का नेतृत्व खुद हुमायूं नहीं करता है, इस युद्ध का नेतृत्व बैरम खान करता है। आगे जब हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि वहाँ पर बैरम खान के क्या क्या रोल थे। एक्चुअली में बैरम खान एक तरीके से बहुत ही अच्छा, बहुत ही कुशल नेतृत्व करता और बहुत ही कुशल सैनिक था, सेनापति हुआ करता था। इसी के नेतृत्व में अकबर पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हेमू के खिलाफ लड़ता है और उस युद्ध में वो जीत हासिल करता है। तो 1555 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा गया, सरहिंद का युद्ध, इस युद्ध का जो नेतृत्व किया गया, इस युद्ध का जो नेतृत्व हुआ, वह नेतृत्व बैरम खान के द्वारा किया गया था। बैरम खान, बैरम खान एक तरीके से सुन्नी मुसलमान था और इसको अकबर की जो धाय माँ थी जिसका नाम महामनगा था, वो इसको पसंद नहीं करती थी और महामनगा के चलते ही बैरम खां की मृत्यु भी होती है, मतलब वो उसकी हत्या करवा देती है। तो सरहिंद का युद्ध कहाँ लड़ा गया? चंडीगढ़ में 1555 ईस्वी को, और इस युद्ध का नेतृत्व बैरम खां करता है और इस युद्ध में हुमायूं क्या होता है? विजयी होता है। इस युद्ध में भी हुमायूं का जीत होता है, हुमायूं की जीत होती है। इस युद्ध में हुमायूं की जीत होती है और इसी युद्ध को लड़ने के बाद वह दिल्ली पर अधिकार करने में सफल होता है। तो दिल्ली की गद्दी पर 1555 ईस्वी में पुनः 1555 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इस युद्ध में देखिए, इस युद्ध की खासियत क्या थी कि सरहिंद का युद्ध जो बैरम खान के नेतृत्व में लड़ा गया था, इस युद्ध में हुमायूं के साथ साथ उसका बेटा अकबर भी इस युद्ध में शामिल होता है। क्योंकि अकबर जो था वीरसाल के यहाँ पर काफ़ी समय व्यतीत किया था, तो वीरसाल जो थे वो अमरकोट पंजाब के जगह है, मतलब कि तो पंजाब के भौगोलिक स्थिति से काफ़ी अच्छा परिचित था। जब हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो वह अकबर को क्या करता है? पंजाब का मोनार्ची घोषित कर देता है। और यही देखा जाए तो अकबर क्या होता है कि 1556 में अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और 1556 में इसकी मृत्यु होती है। जब हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, यानी कि 1530 ईस्वी में, 1530 ईस्वी
1530 ईस्वी को जब ये अपने गद्दी पर बैठता है तो उस समय यह अपने राज्यों का बंटवारा कर दिया था। राज्यों का बंटवारा करने के बाद इसने क्या किया था कि एक दीन पनाह नाम की लाइब्रेरी बनवाई थी। इसने क्या किया था? दीन पनाह नाम की लाइब्रेरी बनवाई थी। दीन पनाह का पुस्तकालय बनवाया था। पुस्तकालय, दीन पनाह नाम का ये क्या बनवाया था? पुस्तकालय बनवाया था। और अंत में इसी पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इतिहासकारों का कहना है कि जिस प्रकार से हुमायूं लड़ते लड़खड़ाते अपना जीवन शुरू किया, उसी प्रकार से लड़ते लड़खड़ाते हुए अपने जीवन का अंत कर दिया। मतलब कि देखा जाए तो हुमायूं अपने जीवन काल में कभी शांति से नहीं बैठा और हमेशा लड़ता रहा, इधर उधर घूमता फिरता रहा, भागता रहा और अंत में वो सीढ़ियों से गिरकर लुढ़कते हुए मर जाता है। हुमायूं एकमात्र ऐसा मुस्लिम शासक था जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता था। यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने वाला, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने वाला पहला मुस्लिम शासक, प्रथम मुस्लिम शासक था। मुस्लिम शासक यह ज्योतिष पर काफी विश्वास रखता था। ज्योतिष पर विश्वास रखता था। ज्योतिष पर विश्वास रखता था। ये सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। सप्ताह के 7 दिनों में, सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंगों के कपड़े पहनता था। 7 रंगों के कपड़े पहनता था। कपड़े पहनता था। सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग का कपड़ा पहनता था। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में होती है। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके मृत्यु को 20 दिनों तक गुप्त रखा गया। इसके मृत्यु को 20 दिनों तक गुप्त रखा गया। 20 दिनों तक किसी को पता नहीं चल पाया कि हुमायूं मर चुका है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसका जो मकबरा है दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। लाल मस्जिद कहते हैं, लाल मस्जिद, लाल ताजमहल कहते हैं। दिल्ली में लाल ताजमहल, लाल ताजमहल, इसके मकबरे को लाल ताजमहल कहा जाता है। हुमायूं की आत्मकथा, इसकी जो आत्मकथा है उसका नाम हुमायूं नामा है। आत्मकथा हुमायूं नामा। हुमायूं नामा के रचनाकार गुलबदन बानो बेगम, जो इसकी बहन है। गुलबदन बानो बेगम। गुलबदन बानो बेगम, इसकी जो बहन थी गुलबदन बानो बेगम, उसने हुमायूं नामा की रचना किया। हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण किया था उसका नाम था मिर्जा ग्यास बेग। मकबरे का निर्माण, मकबरे का निर्माण, मकबरे का निर्माण मिर्जा ग्यास बेग ने किया था। मिर्जा ग्यास बेग, मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग। जिस समय हुमायूं की मृत्यु होती है उस समय इसका जो उत्तराधिकारी अकबर था, अकबर उस समय पंजाब का गवर्नर था। जब हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हो जाती है तो बैरम खां सीधे पंजाब की ओर रुख करता है और वहां से जाकर बाबर को लेकर दिल्ली आना चाहता था। लेकिन उसी समय
हेमू को भनक लग जाती है कि हुमायूं मर चुका है और वो दिल्ली की गद्दी को हथियाने के लिए क्या करता है, निकल जाता है। जब तक अकबर दिल्ली पहुंचता उससे पहले ही हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और वहां से शुरू होती है अकबर की कहानी। और यहाँ पर अकबर राज्याभिषेक होने के बाद अपनी सबसे पहली लड़ाई लड़ता है पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें हेमू की हार होती है। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकबर के बारे में। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए रेस विथ राजीव के साथ।